नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं मास्टर हरि सिंह। इनके नाम से, इनके काम से और इनकी शख्सियत से मुझे लगता है कि बहुत से लोग पहले से वाकिफ़ हैं, और जो नहीं हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मास्टर हरि सिंह का राजनीति में एक बड़ा नाम है। तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ में इनका काम रहा है, और काम भी नेक्स्ट टू सीएम के लेवल का। देवीलाल हो, बंसीलाल हो या फिर ओम प्रकाश चौटाला, इन तीनों के साथ में इन्होंने काम किया। और इसके अलावा और बहुत से नेताओं के साथ में इनका जुड़ाव रहा है, पार्टियों से इनका संबंध रहा है, आदमपुर से इनका गहरा नाता रहा है, लगाव रहा है। ये एक एपिसोड हमने पिछले दिनों भी आपको दिखाया था, कुछ जानकारी इन्होंने दी थी कि क्या क्या आदमपुर में चीज़ें हुई हैं, और आज भी आदमपुर पे फोकस रहेगा। हालांकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर आदमपुर को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। मास्टर जी, आदमपुर में सीन क्या रहता है, लोगों की सोच क्या रहती है, वोट जब डलते हैं लोगों का माइंडसेट क्या रहता है, क्या सोच के वो वोट डालते हैं, क्या उनके दिमाग में एक परिकल्पना या कल्पना, जो भी आप उसको नाम दें, वो क्या रहती है, उनकी सोच को जान नहीं पाया आज तक कोई भी, और लगातार भजनलाल का परिवार वहाँ से बनता आ रहा है। तो ये वोटर्स की सोच है या फिर जो उनको खेल खिलाते हैं नेता, उनकी सोच है? देखिए, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में आज तक जितने चुनाव हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो भजनलाल को सलाम करते हैं या आप ये समझते हो कि उन्हीं के मतदाता समर्थक में ज़्यादा समर्थन में, ये संयोग बैठता है। जैसे मैं आपको पहले ये एक बात बता देता हूँ कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुए उसमें 3 बार हवा थी विरोधी की। भजनलाल के विरोध में 3 बार हवा आई। एक 1987 में आई, एक 2008 में आई और एक 2009 में आई। अब 3 बार हवा थी। अब हवा का वो लाभ नहीं उठा पाए। अगर लाभ उठाते थे तीनों बार ये हार जाते। कहीं ना कहीं गलत कैंडिडेट के चयन की वजह से वो चुनाव हारे। जैसे 1987 की मैं आपको बात बताऊं। 1987 का जब चुनाव आया, उससे पहले चौधरी देवीलाल 1972 में चुनाव लड़े थे, और 1972 से हम उनके साथ थे। उस वक्त मैं साइंस ग्रेजुएट था, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मैं गवर्नमेंट कॉलेज का विद्यार्थी था। और इन्होंने जब चुनाव लड़ा था, जिसमें चुनाव लड़ा तो इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज और डीएन कॉलेज में चिट्ठियाँ डाली। तो हम 17 बच्चे थे और 6 लड़के हम आए। इन्होंने कहा था भी एक मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, आप बच्चों मदद करो। तो उस वक्त हम नौजवान थे, हम आए, हम उस वक्त साथ लगे। 72 से चलते चलते फिर 77 आ गया। 77 में ये चीफ मिनिस्टर बन गए। 79 में ये फिर चीफ मिनिस्टर हट के भजनलाल चीफ मिनिस्टर बन गया 79 में। फिर चलते आगे फिर ये चुनाव हुआ। अब आप देखिए 79 में कोई आदमी मुख्यमंत्री बनता है आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो उस वक्त एक पूरा ऐसा ही माहौल था कि जिस क्षेत्र का चीफ मिनिस्टर होता है तो सारे उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, सारे उसी के चारों तरफ घूमते हैं, अपना काम करवाते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो 79 से लेकर के और ये रहे 96 तक, ये रिकॉर्ड है कि हम कभी भी कोई काम का, कोई मतलब का, कोई लेन देन नहीं। हमने इनका कभी घर देखना, दरवाज़ा देखना, काम देखना, कुछ नहीं। केवल एक दिमाग में इनके खिलाफ सोच थी। अब इसलिए नहीं था कि हम उनके कोई व्यक्तिगत रूप से खिलाफ थे, हम उनकी सोच के खिलाफ थे। उनकी सोच 2 बातों को लेकर थी। एक तो वो ईमानदार नहीं थे, और एक उन्होंने एक जहर फैला दिया था, जाट और नॉन जाट, जाट और गैर जाट। और जाट और गैर जाट का जो जहर फैलाया, उस वजह से ये हमारे सहन करने वाली बात नहीं थी। और जाट और गैर जाट के सोच के पीछे सोच क्या थी? सोच ये है कि एक कोई उनकी जाति के थोड़े वोट है, दूसरी बड़ी जाट के ज़्यादा वोट है। तो उन्होंने अपनी सोच से और अपनी धुन में एक ये नारा लगा दिया, जाट और गैर जाट। अब कोई आदमी ये तो समझ सकता है भाई जाट एक जात है, पर गैर जाट तो कोई जात नहीं। ये वाकई अपने आप में एक बड़ा फंडा है कि
दो अलग अलग चीज़ों को उन्होंने अलग अलग तराजू में रख दिया, जबकि उनका कोई मेल नहीं है, जैसे आपने कहा। गैर जाट को जात तो नहीं, उसने गैर जाट की बात क्यों कही? ये विस्फोटक है, समाज में विस्फोट करने वाला है। और इसमें भजन लाल तो फिर भी कहीं दबी जुबान से, और कुलदीप बिश्नोई इसमें सबसे बड़ा प्रमुख दोषी है, जो इन्होंने खुले रूप से ऐसा कहा। उन्होंने तो इस प्रकार का कर्म से, ढंग से आपसी बातचीत में बात चलाने में शुरू किया, और वो भी हम समझ गए कि भाई ये इस तरह से भेदभाव पैदा कर रहा है समाज में, इसलिए हम विरोधी थे। और कुलदीप बिश्नोई जो आज है, ये तो खुले रूप से इन्होंने आपके मीडिया में, प्रेस में खुला ये कहा है कि मैं गैर जाट का नेता हूँ। अब इस बात से आप अंदाजा लगाइए। वो एक जमाना था जिस वक्त कह गए मास्टर जी, लेकिन आज उनको समझ आ गई ये बात कि भाई इस नारे पे आप चुनाव नहीं जीत सकते। अब इस बात से आप ये देखिए कि एक आदमी को ये कहता है मैं गैर जाट का नेता हूँ, क्या ये सामाजिक विस्फोटक नहीं है? समाज में भेदभाव पैदा करने वाला नहीं है? कोई भी सामाजिक आदमी है, कोई भी नौजवान बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, नागरिक, वो सोचता है ये क्या कह रहा है, जाट वर्सेस गैर जाट, मैं गैर जाट का नेता हूँ। अरे नेता तो 36 जात का होता है, सबका जाट नेता होता है। ये इस तरह की बात जो इन्होंने की, ये इसका दोषी है। तो हम आपको बता रहे थे, इस हिसाब से हम चले, और इस हिसाब से चलते चलते और 87 का चुनाव आ गया। 87 का चुनाव से पहले का एक घटना मैं नहीं बताऊंगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। और विशेष करके आदमपुर विधानसभा क्षेत्र जो हमारा पुराना क्षेत्र है, उस क्षेत्र के नौजवान जो बच्चे हैं, जिनकी उम्र 35 साल से कम है, वो नहीं जानते पूरे एपिसोड को। आज विशेष तौर पर उन बच्चों के लिए मैं ये लंबी बात करूँगा कि जो 35 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो ये समझे कि इस क्षेत्र में कैसे राजनीति हुई, और कैसे राजनीतिक षड्यंत्र हुए, और कैसे मैनुपुलेशन से ये भजन लाल और भजन लाल का परिवार विरोधी दलों की टिकटों को देता रहा या दिलाता रहा। तो उसके हिसाब से मैं आपको ये बताऊं कि 72 से चलते चलते जब आगे आ गया 82 में यहाँ नरसिंह बिश्नोई चुनाव लड़ा था, और नरसिंह बिश्नोई के हम समर्थक थे, और नरसिंह बिश्नोई के समर्थन में हमने सारा चुनाव लड़ा, सारा कुछ हुआ। उसके बाद फिर, क्योंकि मैं उस वक्त साइंस मास्टर था और वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र कर दिया, कि मैं प्रमुख विरोधी था आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का, तो ट्रांसफ़र कर दिया मैंने अपना, विदाउट पे छुट्टी लेकर के अपना घर में खेती का काम शुरू कर दिया। उसके बाद से एक राजनीतिक धुन, ज़्यादा सक्रियता दिमाग में हुई। 1 बजे तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाते, और उसके बाद छुट्टी होने के बाद मैं पूरा आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के 62 गांव थे, उन 62 गांव में लगातार संपर्क करता रहता था। एक जुनून था, एक सोच थी, और सोच के हिसाब से मैं सारा आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में घूमता फिरता वो सारा सक्रिय काम करता था। छोटे जब बच्चे थे, बचपन से ही हमें एक चौधरी छोटू राम की बात सुनने को मिलती थी। किसान परिवार से थे। चौधरी छोटू राम की जब हम बात सुनते थे तो हमारे कान खड़े हो जाते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे। बुजुर्ग हमारे बताते थे कि एक समय में चौधरी छोटू राम हुए थे, उन्होंने किसानों के शोषण को ख़त्म किया था। और वो हमें कैसे बताते थे, मैं बता रहा हूँ। वो ये बता देते थे कि उस वक़्त किसान के ऊपर जो कर्जा चढ़ जाता था, और साहूकार अपनी बही में जो उसका नाम लिख देता था, उसकी बही में उसने नाम लिख दिया, उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया, तो वो बही में लिखे हुए को कानून मानता था, सरकार मानती थी, जो लिख दिया वो सही। अगर किसान वो पैसा नहीं देता तो उसकी ज़मीन कुड़क हो जाती थी, और वो ज़मीन कुड़क हो जाती थी, किसान ज़मीन से बेदखल हो जाते थे। इस प्रकार से वो घटना बताते थे। हम भी फिर बाद में पढ़ी कि चौधरी छोटू राम एक बार वकील थे और रोहतक की कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे एक किसान विधवा का। एक किसान विधवा जिसके 10 एकड़ ज़मीन थी और उसकी ज़मीन कुड़क कर ली गई थी, और उसके वकील थे चौधरी छोटू राम। और उसने जज से कहा कि आप इसकी ज़मीन को अगर आप कुड़क कर रहे हो, इसके 5 बच्चे हैं, वो क्या खाएंगे, आप इसकी ज़मीन को कुड़क करने से रोकिए। आवेश में जब छोटू राम आए तो जज ने एक बात कही कि छोटू राम मुझ पर आवेश में क्यों आते हो, ये मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, अगर आप ऐसे हो तो कानून बदलवा दो।
कानून बदलवा दो, मैं क्या करूं इसमें। उस दिन उनको समझ में आई, बस्ता बंद किया और बस्ता बंद करने के बाद सोचा कि कानून कौन बदल सकता है। कानून केवल विधानसभा, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बदल सकता है, सरकार बदल सकती है। तो दिमाग में आया कि राजनीति ही एक मार्ग है जिसके माध्यम से कानून बनाए और बदले जा सकते हैं। और वो राजनीतिक दल बनाया, पंजाब में जमींदारा पार्टी बनाई और वो रेवेन्यू मिनिस्टर बने। और रेवेन्यू मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने एक कलम से वो सारे गंदे कानून थे वो उनको ख़त्म किए। ये मेरे लिए प्रेरणा स्रोत था, क्योंकि मैं जानता था, मेरे दिल में कॉलेज समय से, और ये एक बात, एक तड़प थी, सोच और दर्द की बात भी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, उपेक्षित आदमी, पीड़ित आदमी, किसान आदमी, शरीफ आदमी भी, उसको न्याय नहीं मिलता, उसके ऊपर ज़बरदस्तियाँ होती हैं। और ये जो कानून है पूरी तरह से उनको मदद नहीं कर पाता। और जो आज के ये विधायक है, सांसद है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, इनके हाथ में ताकत होती है, ये उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको चलाते हैं। इस वजह से, इस प्रेरणा से, छोटू राम जी की प्रेरणा से मैं राजनीति में मेरा जुनून हुआ और देवीलाल के साथ लग करके आगे बढ़ा। और फिर जो 87 की बात आप कह रहे हो, उससे पहले हर गांव में जा कर के डाटा कलेक्ट किया। पूरा डाटा जो आज आपके पास इतना आसानी से हो जाता है उपलब्ध, उस वक्त नहीं होता था। एक गांव में बैठ गए, बैठक में बैठ गए और 15, 10, 20, 25 लोग बैठ गए, फिर बढ़ते 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 50, 40 हो जाते थे, 5-5 घंटे लगाते थे। उनमें हम ये पूछते थे कि कितने वोट किस जाति के, कितने, कौन पुराना सरपंच, कौन लंबरदार, कौन चौकीदार, किसने चुनाव लड़े, कौन कितने जीता, कौन किस जात के कितने, किस गोत के कितने, किसकी रिश्तेदारी क्या, डाटा कलेक्ट। इतना मोटा रजिस्टर हमने मेंटेन कर लिया। इतना मोटा रजिस्टर जब हमने मेंटेन कर लिया और पूरी तैयारी कर ली, और चौधरी देवीलाल जी से हमारा संपर्क था ही, तो फिर जब वो ट्रांसफ़र बता रहा हूँ मैंने कर दिया था मेरा, और मैं अपना घर पूरा समय मिल गया, तो उस वक़्त मैंने 1984 में चौधरी देवीलाल से संपर्क करके और उनको कहा कि मैं अब जो है एक जलसा कराना चाहता हूँ आपका। तो 1984 की 1 अप्रैल को मैंने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के पूरे का जलसा कराया अपने गांव में, और 31 मार्च को बरवाड़ा जलसा था पार्टी का। 31 मार्च के जलसे में 500 आदमी आए और 1 अप्रैल का जलसा में मेरे 5000 लोग जुड़े। अब वो हैरान थे देवीलाल कि भाई ये क्या है, एक मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और उस क्षेत्र में एक आदमी इतने लोगों को जोड़ता है, तो इसके रसूख में कोई कमी नहीं है, इतना ज़बरदस्त रसूख है। तो उसका आज जो अखबार हैं वो तो सिटी जागरण हो गया, सिटी भास्कर हो गया, सिटी पंजाब के, उस वक्त पूरी स्टेट में जाते थे। और उस स्टेट में एक मैसेज गया कि देवीलाल ने इतना बड़ा जन समर्थन जुटा लिया आदमपुर में, तो देवीलाल की हवा चली, और हवा चलते चलते 87 तक पहुँची। फिर 87 के जो ही नज़दीक आए, फिर संपर्क में रहते, मुझे बुलाते थे हर बार। जब देवीलाल हिसार आते मुझे बुलाते, टेलीफोन तो थे नहीं, संपर्क होता था, आता घंटे घंटे अकेले बात करते, फिर बुलाते, फिर आते, फिर बुलाते, फिर आते। तो वह एक दिन मेरा वो रजिस्टर दिखा दिया, वो दंग रह गए रजिस्टर देख के, और दंग रह गए कि ये काम, इतना काम ये कैसे किया, कमाल कर दिया। वो सारी फिर सोच पे चली गई बात। उनको वो सोच बताया और सारी सोच बताते रहे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे संगठन होना चाहिए, कैसे लोगों का भला होना चाहिए। तो भरी पड़ी थी सोच तो दिमाग में, कैसे बूढ़े लोगों की हेल्प हो, कैसे किसानों का कर्जा माफ हो, सारी बात वो उनके फीड करी। तो वो बड़े प्रभावित थे। तो वो कहने लगे, जब चुनाव नज़दीक आ गए, फिर चुनाव नज़दीक आ गए तो कहने लगे भी मैंने पूरा हरियाणा प्रदेश में और मैं 90 विधानसभा क्षेत्रों की मीटिंग लूँगा, आप मास्टर जी मेरे साथ रहना। वो मुझे हरि सिंह कहते थे, हरि सिंह आप मेरे साथ रहना बेटे, और ये रजिस्टर साथ ले आना बेटे। तो वो रजिस्टर उन्होंने साथ लेके उनके साथ हो लिया। हर विधानसभा क्षेत्र में जो मीटिंग होती थी बैठ जाते थे, पर गाँव में बैठ जाओ, टिकटार्थी कौन कौन है, इधर आ जाओ, इधर। हाँ भाई तू टिकटार्थी है, जी हाँ, क्या नाम है तेरा, क्या फलाना, तेरे हल्के में कितने गाँव हैं, जी इतने, उस गाँव का सरपंच कौन है, तेरा, खड़े हो जा, बैठ जा। हाँ भाई बता, उस गांव में फलानी जाति के वोट कितने हैं, फलानी जाति के मुख्य 5 आदमी के नाम बताओ, नहीं बताता, बैठ जा। फिर कहता सारे हल्के के नाम बताओ। तो फिर गुस्सा हो जाते थे, कहते खाक चुनाव लड़ोगे, चुनाव लड़ना चाहते हो और तुम्हें गांव के नामों का पता नहीं, गांव के प्रमुख आदमी का पता नहीं, गांव के सरपंच कौन कौन है उनका पता नहीं।
क्या किया तुमने? फिर वो मेरा रजिस्टर रखता, फिर वो ये कहते ये देखो ये है काम, इधर आ दिखा इनको सबको बता, वो सबको बता काम ये है, इसको काम कहते हैं, इसको जुनून कहते हैं, इस तरह की बात। उस तरह चलते 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 फिर क्या हुआ, एक बड़ी घटना हुई जो आपको बताना ज़रूरी है। और विशेष करके ये जो अपना आदमपुर क्षेत्र के जो बच्चे हैं, हरियाणा प्रदेश के जो नौजवान बच्चे हैं 35 साल कम उम्र के, वो इसको विशेष प्रेरणा के रूप में लें, इसको प्रेरणा स्रोत के रूप में लें कि कैसे उससे कोई साधारण किसान परिवार का बच्चा और कैसे राजनीति में आगे बढ़ता है, तो इसको प्रेरणा के रूप में लें। तो क्या हुआ, एक मेरा ये स्वभाव था, मांगना मेरे स्वभाव में नहीं है कभी, मैंने बड़ी माँ से भी कभी फीस के पैसे नहीं मांगे। वो जब उनको पता है कि मांगेगा नहीं, मतलब बिना मांगे ही वो टाइम पर मुझे देते, तो मांगना मेरे स्वभाव में नहीं। अब लोग टिकटें मांगते हैं और करते हैं, ये मेरे स्वभाव से बाहर की बात है। काम किया काम किया, काम करते चले गए। फिर 1987 का जो चुनाव का बिल्कुल नज़दीक समय आया, ओम प्रकाश चौटाला गुलाब सिंह जैन की कोठी में आए और सुबह उन्होंने संदेशा दे दिया कि मास्टर हरि सिंह जी को बुलाओ। अब जाते जाते बसों में आना, बसों में जाना, टेलीफोन थे नहीं, तो दिन छिपने को गया। और जब मैं गुलाब सिंह जैन की कोठी के बाहर आया तो भीड़ इतनी भारी थी टिकट मांगने वालों की, बेशुमार, पूरे हरियाणा प्रदेश से लोग उनके पीछे फिरते थे। तो दूर से नज़र पड़ी, वो बाहर निकल रहे थे और मैं उधर से आ रहा था, दूर से नज़र पड़ी तो दूर से आवाज़ लगाई, मास्टर जी आओ। अब लोग हट नहीं रहे थे तो ऐसे हाथ किया, ऐसे हाथ किया तो लोग हट के साथ आके मुझे खड़ा कर दिया। खड़ा होकर के बहुत ही एक स्पष्ट बात, कोई कहता नहीं है राजनीतिक, उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जिसको मैं टिकट देना चाहता हूँ वो बुलाने से भी नहीं आते, और जिसको मैं टिकट नहीं देना चाहते वो मेरे पैर कुचलने लग रहे हैं। अब सब जनता के सामने ये बात है। अगला सेंटेंस उनका यह था कि मास्टर जी मुझे चौधरी देवीलाल ने आदेश दिया है कि तुम जाओ आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में मास्टर हरि सिंह को बताओ कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना। सरप्राइजिंग फैक्टर था दुनिया के लिए, कोई टिकट मांगता नहीं, उसको आगे टिकट दी जाती है सबसे पहली। अब वहाँ से षड्यंत्र शुरू हुआ। अब उस वक्त क्या हुआ कि जो जैसे ये रणजीत सिंह है और ये संपत सिंह, ये इन लोगों का आपस में बैठक हुई, इनके दिमाग में कुछ था, षड्यंत्र रचा गया। और षड्यंत्र का परिणाम कब सामने आया कि जब चौधरी देवीलाल जी भट्टू गए और रेस्ट हाउस में जो बैठक उनकी सुबह सुबह गए, पोकरमल बैणीवाल जो भजन लाल के बिजनेस पार्टनर थे, उनको आगे करके प्लान बना के षड्यंत्र रचा करके वहाँ भेजा गया। अब बात खुलती है तो सारी खुलती है। उन्होंने कह दिया जब मैंने, भाई मैं तो चौधरी साहब के सामने जा नहीं सकता, ओम प्रकाश चौटाला का भी मुझे डर लगता है, मुझेरा तो कहीं चर्चा ना करियो, आप इसी तरह कर दो। उसी दिन से षड्यंत्र, एक नया बच्चा आता है और उसके खिलाफ षड्यंत्र कैसे होता है। तो पोकरमल ने जाकर के कहा चौधरी देवीलाल से कि चौधरी साहब आपने तो टिकट डिक्लेयर कर दिया आदमपुर का। बोले हाँ कर दिया। कहने लगे जी ये टिकट तो गलत कर दिया। बोले गलत कैसे कर दिया? कह लिया नया लड़का है, जवान लड़का है, तो बोले वो तो तभी तो जीतेगा, वो तो लड़का जीतेगा। बोले नहीं उसको कोई जानता नहीं। आपको क्या पता कोई नहीं जानता, मैं जानता हूँ और जनता जानती है। उसने जो काम किया है उसका काम मैंने देखा है, उसकी विचारधारा मैंने देखी है, उसका संघर्ष मैंने देखा है, इस हिसाब से वो तो 100% लड़का जीतेगा। कहने लगे नहीं जी मैं तो भजन लाल को छोड़ रहा हूँ, और भजन लाल को अगर मास्टर हरि सिंह को आप टिकट दोगे तो मैं भजन लाल को नहीं छोड़ूंगा। ये था षड्यंत्र। कहने लगे क्यों? तू इसलिए छोड़ रहा है कि उसकी घरवाली को हार मिले तो ये लड़का उसको हराएगा, तू किसको चाहता है? बोले जी मैं एक चाहता हूँ, वो सरसाने का आदमी था, उसको पुराना चेयरमैन रहा मार्केट कमेटी। अरे वो नहीं जीतेगा, उसका काम गवांड में असर नहीं है, विरोध है, और ये लड़का भरी बंदूक है, ये जीतेगा, काम किया हुआ है, लड़का मेरा जाने पहचाने, तू मत, बाद में पछताएगा, तू रोएगा, कहेगा यार गलत हुआ। तो उसको पक्का निर्णय कर रखा था उसने एक टिकट कटवाने का। उन्हें कहा नहीं जी फिर तो मैं भजनलाल को नहीं छोड़ता। आखिर में चौधरी देवीलाल ने उसको भी कह दिया अरे उससे तो अच्छा तू लड़ ले, क्या पता तू जीत जाए, जीतना तो तू नहीं है, जीतते तो का वो।
फिर उससे तो बेटर तू है। तो वो जिद कर दिया। तो 87 में ये षड्यंत्र हुआ, पो करमल ने और टिकट को रिप्लेस कराया। और जब चीफ मिनिस्टर देवीलाल बने, उस वक्त मोरनी हिल में मैं मिलने गया, तो उस वक्त पूरे एमएलए वो मिनिस्टर सब बैठे थे। तो ओम प्रकाश ने सबके सामने, प्रेस के सामने कहा, अरे भाई ये हमारी गलती हुई, ये मास्टर हरि सिंह चुनाव जीतते और षड्यंत्र के तहत टिकट कटवा दी और वो चुनाव। एक तो ये घटना था 1987 की ये बात। उसके बाद आप चलो, जैसे मैंने बताया, फिर 87 के बाद हवा कब आई? उस वक्त हवा थी, वो कैंडिडेट वो मैनिपुलेशन से गलत हुआ। मैनिपुलेशन किसकी थी? चाहे वो भजन लाल की थी, चाहे वो पो करमल की थी, चाहे इन षड्यंत्रकारियों की थी, था तो गलत षड्यंत्र। फिर 2009 का चुनाव हुआ। 2009 में चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, और 2009 नहीं, सॉरी 2008 उपचुनाव आया था। 2008 में उपचुनाव आया। उपचुनाव में चीफ मिनिस्टर थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस की सरकार थी, और भजन लाल ने हजका बना ली थी। वो अवसर आया था एक हराने का, और उस अवसर पर अब वही बात फिर आई कि हमने तो कोई कभी किसी को टिकट का कहा ही नहीं, देखते रहे। एक दिन मुझे बुलाया, बैठो आगे, मास्टर जी यहाँ। कहने लगे आपको चुनाव लड़ना आदमपुर का? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। बस ठीक है। कहने लगे आपको चुनाव लड़ना, मैं आपका निर्णय हो गया? बोले हो गया, आप अपना दफ्तर देखो। ठीक है। और वो दफ्तर की बात करी, मैंने दफ्तर देखा वेगा तो नहीं, 5-7 दिन के बाद टिकट दे दी रणजीत सिंह को। अब रणजीत सिंह को जब टिकट दे दी, तो उस वक्त मैं एकदम सोचा ये क्या हुआ। तब मैं गया, जाकर बात करी, मगर ये कैसे हुआ। मैं गुस्से में भी था उस वक्त कि शुक्र है कि मैंने दफ्तर नहीं देखा, मैंने किसी से कहा नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कहा जाता है कि वो कमिटमेंट करते हैं तो कोशिश होती है कि निभाया जाए, लेकिन आपके साथ में ऐसा नहीं हुआ। मैं तो बता रहा हूँ, वो अभी हुड्डा साहब प्रेजेंट हैं, उनसे पूछो कभी कि ऐसा हुआ ना थी। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, अपना सिद्धांत है। मैं कहता हूँ वर्ड टू वर्ड सही बोलता हूँ। तो क्या हुआ, तो जब गुस्सा आया, मैंने कुछ कहा कि ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैंने टिकट मांगी होती तो फिर तो आप कह देते। मैंने मांगी नहीं, आपने बुला के मुझे, और मैंने कहीं दफ्तर देखा नहीं, और नहीं ये गलत किया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए। और रणजीत सिंह को टिकट दी क्यों आपने? आपको पता भी है कौन आदमी जीत सकता है, कौन नहीं कर सकता। तब वो सुनते रहे। फिर कहने लगे रहे रणधीर ही तो रहा, ये उसका पीए होता था रणधीर सिंह। जाओ बोला ऊपर बेडरूम से बैग लेके आओ। वो बैग लेके आए, कागज़ निकाला, कागज़ निकाल के खोल के लेटर मुझे हाथ में पड़ा। लेटर में लिखा हुआ था सोनिया गांधी जी के नाम, कि हमारे संगठन मंत्री हैं मास्टर हरि सिंह, जिन्होंने 1991 में भजन लाल को बड़ी अच्छी टक्कर दे करके चुनाव लड़ा, 1998 में उपचुनाव में बड़ा ज़बरदस्त चुनाव लड़ा, और यही जीतने के योग्य हैं, और इन्हीं को टिकट दे दी जानी चाहिए। और देखते ही मैंने कहा तो चीफ मिनिस्टर के हाथ में होता है टिकट देना। चीफ मिनिस्टर के हाथ में बाई इलेक्शन की टिकट होती है, वो जिसको चाहे उसको दे, उनको क्या पता ऊपर वालों को। तब उन्होंने एक बात कही, कहने लगे मास्टर जी ना तो ये विकास पार्टी है और ना ही ये लोकदल है, इसमें उस तरह से टिकट नहीं दी जाती। तो बोले इसमें मैं मान लीजिए आपको टिकट दे देता, और टिकट देने के बाद और आप चुनाव नहीं जीतते, फिर क्या कहते लोग? नाम लिया, वीरेंद्र का नाम लिया। के लिए वीरेंद्र जैसे लोग ये कहते कि देवीलाल के बेटे की टिकट काट करके और हुड्डा साहब ने टिकट मास्टर हरि सिंह को दे दी कि ये भजन लाल से मिले हुए थे। ये बात कही, इसलिए बोला ये मैंने उनको टिकट दी। मुझे पता है वो चुनाव वो आपसे कमज़ोर है, मुझे पता है वो आपसे बहुत कमज़ोर है। तब फिर मैंने रिएक्ट किया था बड़ा। मैंने कहा वो वीरेंद्र सिंह तो कहेगा बाद में, और मैं अभी आपके सामने कह रहा हूँ कि एक कमज़ोर आदमी को आप टिकट देते हो और आपके मन में ये मानते हो कि वो कमज़ोर है, तो फिर तो ये तो बिल्कुल गलत है। या तो आप उसको मेरे स्ट्रोंग मानते हो, दो, आप खुद कमज़ोर मानते हो टिकट देते हो, तो ये तो पार्टी को भी नुकसान है,
गलत है ये फैसला। तो मैं क्रोधित हुआ, नाराज हुआ, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने के बाद फिर कहा आप कहते हो कमिटमेंट निभाते हैं, सुनो। जब ये सोचा भी ये आदमी बहुत ज़्यादा सच्चे की बात के ऊपर अड़ा हुआ है, कह लिया हमारी जान दो, आप छोड़ो इस बात, छोड़ो इस बात। अब 1 साल बाद 2009 में नया चुनाव आएगा, 1 साल बाद 2009 में नई विधानसभा क्षेत्र बनेंगे, आपका नया चुनाव होगा, वहाँ से आप चुनाव लड़ोगे, ये मेरी कमिटमेंट है। नो भी आया और बड़ा ज़बरदस्त माहौल था। मैंने बताया ना, एक 2008 में था, एक 1987 में, एक 2009 में था। 2009 में बड़ा ज़बरदस्त, हिसार ज़िले में खास करके इतना माहौल था, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। क्यों? भजन लाल चले गया, कांग्रेस छोड़ के बाहर हो गया, हजगा बना ली, और लोगों ने सारा का सारा जो मतदाता था वो कांग्रेस में हो गया था। तो उस वक्त बड़ी मेहनत करी हमने लगातार, क्यों एक ही बार बात होती है, बार बार नहीं कोई बात होती। बात होते 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 सारी बात हुई, होने के बाद वो चुनाव से 1 महीना पहले संपत सिंह आ गया। तो आपस में चर्चा वर्चा की बात चली, भाई ये तो वहाँ, मैं तो वहाँ लड़ूंगा, कोई कहता ये वहाँ लड़ेगा, फतेहाबाद के लिए आया है, फलान लिए। हमने किसी से कुछ नहीं पूछा था, कुछ नहीं बात की, और हमें लगा भी कि फतेहाबाद तो खाली है, फतेहाबाद खाली है, संपत सिंह का शायद फतेहाबाद लगाएगा। पर आप ये भी देखिए कि जो भजन लाल कांग्रेस से विद्रोह करके गया, उसका बेटा और भतीजा भी तो विद्रोही ही थे। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धूड़ाराम को फतेहाबाद को टिकट दी, धूड़ाराम को। क्यों? क्या कुर्बानी कांग्रेस के प्रति थी, क्या बलिदान कांग्रेस के प्रति था, क्या उसका था। जब भजन लाल आपका विरोधी है और आपकी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है, तो जैसा कुलदीप है वैसा ही धूड़ाराम है। क्यों? मैं बहुत हैरान था, ज़बरदस्त, कि ये फैक्टर तो बड़ा गलत है। फिर छोड़ो, फिर आ गया हिसार, फिर ये टिकटें बांटी, संपत सिंह को टिकट दे दी, उधर से जयप्रकाश को। ठीक, मैंने जलसा करवाया था, बड़ा, बहुत बड़ा जलसा कराया था। फिर वो आए संपत सिंह, कहने लगे जी मैंने तो टिकट दे दी, मैं तो फतेहाबाद लड़ना चाहता था, फतेहाबाद उसको दे दी, धूड़ाराम को, तो इसमें मेरा कसूर तो मत मानी हो। तो फिर मुझे इन्होंने दे दी, मैं तो कहता था भी वहाँ मास्टर जी को दो, वहाँ उस मुझे दे दो, पर इन्होंने दे दी। तो मैं चलो ये बात मैं आपकी मान लूँ, फिर आपने आदमपुर क्यों नहीं लड़ा? वो संपत सिंह जिंदा है, अगर उसकी ज़मीर है तो ये पूछो उन्हें मुझे क्या कहा। कह लिया मास्टर जी सच कहूँ, मैं सच कहूँ, कह लिया मैं हार के डर से नहीं लड़ा। मैं आप हारने से डरते हो और कार्यकर्ता की गर्दन काटते हो, आपको शर्म नहीं आती? तो ये मैं कह रहा था कि एक तो 2008 की बात बताई, 2008 में रणजीत सिंह मैनुपुलेट करके टिकट ले गया था, मैनुपुलेशन, और मैनुपुलेशन से टिकट ले करके और वहाँ 26,000 से हारा, उपचुनाव में हारा। अब ये मैंने बताया मैनुपुलेशन है। फिर 2009 में ये मैंने बताया संपत सिंह। ये सारा घटनाक्रम कैसे हुआ कि भी एक कार्यकर्ता है, एक जो कितनी लगन से, निष्ठा से, उसको इस तरह से वो सारी कहानी हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो वहीं आके आ गया कि ये आदमपुर की जनता, ये जो तमाम घटनाक्रम हुए जो आपने बताए, चीज़ों को देखती है, इस पे रिएक्ट कैसे करती? जनता का जो मूड है, वो माइंडसेट है, वो आपने पढ़ा होगा कभी न कभी, क्यों आपने सर्वेज भी किए हैं आपके, मैं अभी भी देख रहा था रजिस्टर आपने ऐसे ऐसे मेंटेन किए हुए हैं, इस डिजिटल युग में भी आपने कागज़ पे सब चीज़ें उतारी हुई हैं। तो ये माइंडसेट लोग जानना चाहते हैं कि आदमपुर के लोगों का माइंडसेट क्या है। लोगों का माइंडसेट बिल्कुल सही है, नेताओं का माइंडसेट ठीक नहीं होता। जैसे मैंने बताऊं कि 1991 में मैंने चुनाव लड़ा, और 1991 का जब भजन लाल जो थे वो चीफ मिनिस्टर बनने के हिसाब से चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, और मैं एक साधारण विरोधी पार्टी जो देवलाल की पार्टी से चुनाव लड़ रहा था, और ज़बरदस्त और बढ़िया चुनाव मैंने लड़ा, बहुत अच्छा। और चुनाव लड़ने के बाद जब ये चीफ मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बनने के तुरंत बाद
यानी चीफ मिनिस्टर बन गए ये जून जान में, 23 जून को ये जब बन गए 1991 को जब बन गए, और मार्च 2092 में इन्होंने हमारे खिलाफ टाडा में मुकदमे दर्ज करवाए। टाडा जो उग्रवादी एक्ट था, टेररिस्ट। तो आपने कोई बम फोड़ दिए थे क्या? अब ये देखिए कि 1992 के मार्च में ये मुकदमा दर्ज करवाया कि ये मुझे मार रहे थे, चुनाव में मुझे मारना चाहते थे, ये मुकदमा दर्ज कराया। और उस मुकदमेबाजी के पीछे उसकी आड़ में क्यों कराया, पहले तो वो बताऊं। इसलिए कराया भी इस आदमी का मैं क्या करूं, जो ना तो किसी तरह मानता है, मेरा विरोधी तकड़ा है, लोगों में इसका जनाधार है, जड़ें हैं, रसूख है, जो भी इसके उम्मीदवार होते थे अपने साथ मिला लेता था ये सबको, कि ये किसी कीमत पर मिलने वाला था है नहीं, और इतना भारी आचरणवान है, सच्चा है, ईमानदार है, रसूखी है, इसका क्या करूं। तब वो उसके दिमाग में आए भी इसको तो इस तरह से डील किया जाए कि इतना टेररिस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज करो, टूट जाएगा। आज लोग 107-51 में, 323 में मुकदमे में दर्ज हो जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, अगर ये गलती होगी माफ़ करना। तो टाडा एक्ट लगाने के बाद तो भागे आएगा, कहाँ जाएगा, जब एक नहीं के सारे परिवार को मैं पकड़ूंगा। तो सारे परिवार को, भाइयों को पकड़ा, इस बेटे को पकड़ा, सबको अंदर किया। हजारों की संख्या में लोगों के घर में पुलिस गई आदमपुर क्षेत्र में, हजारों घरों में, कि बता और कौन था, बता और कौन था। पूरा टेरर आदमपुर हल्के में, और उस टेरर का मुकाबला हमने किया। मुकाबला नहीं किया, हम जीते, और अकेले नहीं जीते। जो भी हमारे साथी थे, जो पकड़े गए थे, जिनको अंदर कर रखा था, जिन्होंने 14 महीने जेलें काटी थी, उनको भी हमने बचाया। क्या किया इसने वो मुकदमा दर्ज कर लिया, और किसी के भी एक्टिव वर्कर था उसके घर जा कर के उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको एक पिस्तौल जुम्मा लगा दिया और एक अलग FIR दर्ज कर दी। ठोकते गए, मेरे भाइयों को ठोका, मेरे बेटे को। ये 15 साल का था रणदीप, जब इसको पकड़ के लिए पता ही नहीं कहाँ रखा। तो उस हालत में उनको बचाना, और मुझे इसमें बीच में बताऊंगा, मेरे भी मुकदमा दर्ज हुआ तो मैं सीधा राजेंद्र सिंह चीमा होते थे एडवोकेट चंडीगढ़, उनके पास गया और उनको मैंने बताया भी ये FIR कॉपी है, ये है। तो देख के कहने लगे, मास्टर जी इसमें और कोई बचाव नहीं है, एक ही बचाव है, 224 में FIR कैंसिलेशन की मैं डालूंगा, और FIR कैंसिलेशन में राजनीतिक विरोध, राजनीतिक दुश्मनी के कारण आप में मुकदमा दर्ज हुआ है, और कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ, और मैं हाई कोर्ट में डालूंगा। अदरवाइज हाई कोर्ट तो जमानत के लिए भी नहीं जा सकता, टाटा में ये कानून था, नीचे डेजिग्नेटेड सेशन कोर्ट, ऊपर सुप्रीम कोर्ट। मैं यहाँ डालूंगा, पर आपको एक काम करना होगा, जब तक हमारी पूरी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक आपको अंडरग्राउंड रहना होता है। तो अंडरग्राउंड हमारे मैकडोलगंज नेपाल की बॉर्डर पर मैं रहा, मैं उनके हाथ में आया। उसके बाद जब मेरी जमानत हुई, उससे पहले जमानत के दौरान बीच में क्या हुआ, बीच में एक नया खेल शुरू। एक लड़का जिसको पिस्तौल दिखा के पकड़ लिया, उसका कोर्ट में चालान पेश कर दिया। चालान पेश करने के बाद फटाफट वो गवाह पेश करने लगे। तो ये तो बहुत बड़ी दर्द भरी बात थी कि इसके गवाह पेश हो गए तो इसकी तो जेल हो जाएगी, अब तू यहाँ लोग पीछे रहेगा तो ये क्या होगा। तो उसका संपर्क पता होता था मुझे, मैं उनके पास जाता था सर्वे जी, जो उनके ऊपर गवाह होते थे, और मैं बिल्कुल उसमें था भी कभी भी मुझे पकड़ सकती है, पर अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं करी, उस बच्चे की परवाह करी। तो वहाँ जा कर के जब उनसे मैं मिलता था अगलों से, और मैं कहता भाई आपका बच्चा इस तरह से हमारे आपका कोई बेटा या भाई कौन है वो जो हमारे ऊपर गवाह है, तो बुला लेते थे। फिर वो पूछते थे सच पहले तो भी आप, मैं कहता मैं मास्टर हरि सिंह हूँ, एकदम शक पका जाते थे। मगर डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये जानने आया हूँ कि आप लोगों में से गवाह कौन है। बोले जी ये है। क्या लगता है ये बेटा भाई जो भी, क्यों है भाई गवाह तू, क्या तूने देखा है, पिस्तौल देखा था क्या। बोले ना। तो क्यों बना गवाह। बोले झूठे गवाह बना दिया, दस्तखत करवा दिए।
तो मेरी आपसे कोई दुश्मनी है? बोले ना। तो ऐसा जुल्म क्यों किया? उस बच्चे के खिलाफ तेरी दुश्मनी है ना, तो क्यों जुल्म किया ऐसा? कहने लगे जी करवा दिया। किसने कराया? भजन लाल ने करवा दिया। इतना बड़ा जुल्म, तो अब क्या करोगे? तो लोग कहते जी हम अन्याय नहीं हो सकता, हम नहीं गवाही देंगे आपके खिलाफ। तुम गवाही ना दोगे, हो सकता है फिर भी हमारी कैद कर दे हो। अरे तुम अगर न्याय करना चाहते हो, मदद करो, तो आप कोर्ट में जाके ये कहो भी ये झूठा है। अब देखो परमात्मा हमारा साक्षी है, वो लोग आए, गवाहियाँ दी, 17 के 17 सारे के सारे बच्चे बरी हुए। कुल मिला के जख्म जो दिए थे वो बड़े गहरे जख्म थे। आज भी जो है मास्टर हरी सिंह की जुबान पे वो जख्म आ गए हैं, वो चीज़ें यूं की यूं याद है जैसे कल की बात है। हालांकि नई जनरेशन आ गई है उसके बाद से, और ये जो एपिसोड है ये बहुत लंबा रहेगा। ये जो कहानी है ये आगे भी जारी रहेगी और अगले एपिसोड में भी जारी रहेगी। इससे पहले भी एक एपिसोड था, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं, यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर हैं। एक सवाल और मास्टर जी मैं पूछूंगा आपकी कहानी से, और भी हम अगले एपिसोड में लेंगे, लेकिन इस एपिसोड में एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा। राजनीतिक जो नया घटनाक्रम हुआ कि आम आदमी पार्टी भी सियासी ज़मीन तलाश रही है, उसने भी रैली की, अरविंद केजरीवाल आए यहाँ पर, भगवंत मान भी आए, SYL का कोई जिक्र नहीं है, जबकि ये यहाँ समझा जा रहा था कि कम से कम 2 शब्द बोलेगा, झूठे ही सही जैसे भी हैं वो बोलेंगे। हालांकि केजरीवाल पंजाब में कह चुके थे कि पानी पंजाब का नहीं देंगे, यहाँ के वो कुछ नहीं बोलते, दूसरों का नाम लेते हैं कि कांग्रेस ने ये किया, BJP ने ये किया, वो भी इनसे इतर नहीं है। आप कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी को, खास करके आदमपुर उपचुनाव को लेकर? देखिए मैंने आपको पिछले एपिसोड में बता दिया था, आपको नहीं सबको बता दिया था कि आज किसान और दलित कांग्रेस की मुंह की तरफ देख रहा है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि वो किधर देखे, उनके पास में वो आदमी तलाश नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसको टिकट देंगे, क्या सीन है, लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस के दरवाजे पे खड़ा है दलित समाज, किसान, वो कांग्रेस को चाहता है, कांग्रेस की पार्टी है। अब कांग्रेस को निर्णय करना है कि वो कैसा कदम उठाए। अब उसके विषय में आपने क्वेश्चन किया तो मैं एक बात कहता हूँ, ये विजन किसका काम करेगा? कांग्रेस पार्टी के नेताओं का काम करेगा, और किसी का नहीं करेगा। एक तो पहला मैं ये बता रहा हूँ कि जो आदमी कोई जा कर के उपचुनाव में और ये कहता है कि मुझे टिकट दो, और वो ऐसे लोगों को मोटिवेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टिकट मांगने जाते हैं, तो इससे भोंडा प्रदर्शन और क्या होगा? टिकट मांगना और उपचुनाव में टिकट मांगने से टिकट देना, तो फिर पार्टी के हित रहे कहाँ देखेंगे? अपने पराये देख करके टिकट देना, अपनी ओब्लिगेशन फिट करना कि ये उसका मेरा क्लास फेलो है, ये मेरा लिहाज का है, ये मेरा चेला है, और ये मेरा सपोर्टर है, ये मेरा साथ देगा, ये साथ नहीं देगा। तो कुछ चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता। चुनाव में निष्पक्ष होकर के ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी के हित में जो चुनाव जीत सकता है उसको टिकट दो। जीत सकने के साथ साथ जो पूरे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की मान दे सकता है, सम्मान दे सकता है, 24 घंटे उपलब्ध हो सकता है, सच्चा और सुच्चा आदमी है, वो है कांग्रेस का समर्थक। आपने मान और सम्मान की बात की, तो मान की मैंने आपसे बात पूछी थी, भगवंत मान केजरीवाल की, उस पर भी एक टिप्पणी आपसे चाहूँगा। मैं टिप्पणी उनकी भी करूँगा, उससे पहले मेरी एक बात पूरी और तो सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि 2005 से 2014 तक 10 साल कांग्रेस का राज रहा। ये सही है, ये हुड्डा साहब की बात सही है कि कांग्रेस की सीट है ये, क्यों कांग्रेस से बन के गया है कुलदीप, इसलिए कांग्रेस की सीट है। परंतु एक क्वेश्चन अधूरा है, एक उसका उत्तर अधूरा है, वो ये कि 2005 से 2014 तक 7 चुनाव हुए आदमपुर में, नोट करो, और 7 टिकटें कांग्रेस की दी गई और 7 टिकटें हारी। चीफ मिनिस्टर हम थे, राज हमारा था, 7 बार आदमपुर क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट की हार हुई कि नहीं हुई? एक एक गिनो। 2008 में रणजीत सिंह हारे, 26,000 से उपचुनाव हारे।
2009 की लोकसभा में जयप्रकाश हिसार से हारे तो आदमपुर से भी हारे। 2011 में, याद करना ये लोगों, आप भी इसको बड़ा अच्छी तरह से ध्यान से एक एक बात को पकड़ो। 2011 में पार्लियामेंट का बाई इलेक्शन हुआ था, याद है आपको? कौन लड़ा था? जयप्रकाश। जयप्रकाश के 14,000 वोट आए थे आदमपुर में। ये नहीं याद आपको? ये किसी को याद नहीं? 14,000 वोट आदमपुर क्षेत्र में आए। फिर आगे चलो, फिर आगे 2012 में फिर उपचुनाव हुआ, बाई इलेक्शन, फिर उपचुनाव, दूसरा उपचुनाव आ रही 10 साल में। 2014 में संपत सिंह लड़ा था, जमानत जब्त हुई थी, 10,000 वोट नहीं आए आदमपुर में। अरे ये क्या है? फिर आगे 2014 में विधानसभा कौन लड़ा था? ये सत्येंद्र लड़ा था, तो इसके 10-11,000 वोट आए थे। 3 लोकसभा और 4 विधानसभा, 2 उपचुनाव बीच में सारे के सारे यार, 1 लोकसभा उपचुनाव में सारे की सारी। तो फिर उस वक्त कांग्रेस थी कोई और? मैं ये कह रहा हूँ, अब ध्यान से सुनने की बात है। सेशन जज के कोई एप्लीकेशन देता है, वकील खड़ा होता है, खड़ा होकर के वकील ये कहता है कि मुझे आप बेल दीजिए। वो कागज देख के कहता है भी तेरा नया ग्राउंड क्या है? इस ग्राउंड पे तो मैं बेल रिजेक्ट कर चुका हूँ तेरी सारी, तेरा नया ग्राउंड क्या लेके आया जो तुझे बेल दूँ? वो कहता है नया ग्राउंड तो कुछ नहीं। तो फिर कैसे बेल मांग रहा है तू? चल। आज मैं ये कह रहा हूँ कि आज जनता अदालत है, और अदालत में जिनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, जनता के सामने उनकी बेल एप्लीकेशन काहे को लगा रहे हो आप? नया ग्राउंड क्या है आपके पास? व्हाट इज योर न्यू ग्राउंड? आपको नए ग्राउंड पे चुनाव लड़ना होगा, और नया ग्राउंड क्या है उसकी खोज कौन करेगा? 4 कार्यकारी अध्यक्ष किस लिए बना रखे हैं? कार्यकारी अध्यक्ष कितने हैं? सुनो मेरी, 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, 4 तो कार्यकारी अध्यक्ष, एक अध्यक्ष उदय भान जी, एक सीएलपी का लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कितने हो गए? 7वीं शैलजा, 7वीं कुमारी शैलजा, और 6 ये 7 हो गए। कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में एक कमेटी ये बनाओ, 4 कार्यकारी अध्यक्ष, हुड्डा साहब, उदय भान और शैलजा की कमेटी बनाओ, और वो ये कमेटी निर्णय करे। ये नया ग्राउंड है, सुनो, ये नया ग्राउंड है। पहले वो टिकटें किसकी थी? चीफ मिनिस्टर की होती है, दे दी। पार्टी प्रेसिडेंट कौन था, कैसे था, वो दे दिया, टिकट हो गया। अब नए ग्राउंड है। नए ग्राउंड क्या है? वो सामने वाला जो उम्मीदवार है वो बीजेपी की गोदी में है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसमें वो चुनाव लड़ रहा है, ग्राउंड नया है उसका, उसके नेगेटिव पॉजिटिव फैक्टर दोनों हैं। और दूसरा जो आपने बताया, ये है उसका जवाब। आपने बताया कि आप पार्टी है, आप पार्टी भी आगे अपनी वो बात शुरू कर रही है। अगर आपने कहीं कमजोरी दिखाई, वो तो चलो जैसे तैसे चल गई 7 चुनाव। अब ये जो 8वां चुनाव में अगर आपने कमजोरी कहीं गलती की, तो जनता तुम्हें माफ़ भी नहीं करेगी, और साथ में कांग्रेस का नुकसान तुम कर दोगे। इसलिए कांग्रेस के इंटरेस्ट में एक ईमानदार सोचा होनी चाहिए कि ये 4 तो कार्यकारी अध्यक्ष, और ये सीएलपी के लीडर हुड्डा साहब और उदय भान, 6 और 7वीं कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा क्यों? कुमारी शैलजा का ये जिला है, और कुमारी शैलजा यहाँ की बड़ी लीडर है, और दलित समाज की एक ऑल इंडिया लेवल सतर की वो लीडर है, और हिसार जिले की वासी है। उनको आप पोजीशन दो, उनके नेतृत्व में वो। ये मास्टर जी आप किसको सलाह दे रहे हो, किसको नसीहत दे रहे हो, कौन पोजीशन दे? क्या मतलब आपका केंद्रीय नेतृत्व दे कांग्रेस का? केंद्रीय नेतृत्व अनभिज्ञ है, ये तो हम हमारी पार्टी के नेताओं की को सलाह दे रहे हैं। कुमारी शैलजा इज द मोस्ट विनिंग कैंडिडेट, बिना पूछे अनपूछ जीत है उसकी। किस लिए? कि वो जो उन्होंने कहा है जाट और नॉन जाट का जो जहर है उसको समाप्त करने के लिए, और जो ये दूसरा है जिसको जाट तुम कहते हो, वो सारा एकजुट होकर के वोट डालेगा कुमारी शैलजा, और वो दलित वोट मिलेगा।
कोई चैलेंज नहीं है, वो जीतेगी। नंबर 2, अब सच्ची और बात कह दूं, गुरु गोविंद सिंह ने एक बात कही थी, सूरा जग में जानिए जो लड़े जीन के हेत, और बोटी बोटी कट मरे और कदे न छड़े खेत। क्यों? वाई नॉट दीपेंद्र सिंह? दीपेंद्र को क्यों नहीं? पहला नंबर शैलजा, शैलजा को लड़ाओ, विनिंग छे, विनिंग मोस्ट विनिंग। दूसरे नंबर पर है ये दीपेंद्र, पहले नंबर पे शैलजा। पर शैलजा को बनाओ, चुनाव लड़ाओ, जीत पक्की। फिर दूसरे नंबर पे दीपेंद्र को किस लिए चुनाव ना लड़ा जाए अभी पता नहीं, उपचुक हो जाए, दिस इज रॉन्ग। कौन लड़ेगा चुनाव? फिर आज ये नया समीकरण है क्या? एक बात और भी है मास्टर जी, आपने विकल्प दे दिए शैलजा का, दीपेंद्र का, क्यों ऐसा नौबत आई, क्यों ऐसी नौबत आई? सेकंड लाइन कांग्रेस ने तैयार क्यों नहीं की? एक नई पोत तैयार करनी चाहिए थी। फिर आपको बताऊं इसमें विषय में, फिर वो सुनना पड़ेगा 2 मिनट। सुनो, कांग्रेस एक बार टिकट देती है, दूसरी बार टिकट दे दी, तीसरी बार कांग्रेस ने टिकट दे दी, और चौथी बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, छोड़ के भाज गए, दूसरी पार्टी चले गए, कोई बीजेपी में चले गया, कोई कहीं। और फिर जब फिर आगे अगली बार फिर टिकट दे दी। अरे व्हाट नॉनसेंस ये है। तो कांग्रेस वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्या करेंगे इसमें? ये तो ये लोकल स्टेट कांग्रेस करेगी। अब जिस तरह से एक पेशेंस भी होती है, पेशेंस होती है, पंचायती बात भी होती है। अब जिस तरह से ये कह दिया गुलाम नबी आज़ाद, अब गुलाम नबी आज़ाद में शैलजा ने कमेंट कह दिया कि भाई ये तो ठीक नहीं किया, तो हुड्डा साहब को पेशेंस दिखानी चाहिए थी। पेशेंस दिखा करके और उसको व्यवहार करना चाहिए, तलखी नहीं करनी चाहिए। शैलजा कोई और नहीं है, शैलजा ने कोई गलत नहीं कहा, शैलजा ने पंचायती बात कही थी। जंग होता है, लड़ाई होती है, लड़ाई में फौजें आमने सामने होती है, और जो हमारी दुश्मन फोर्सेज है, उस दुश्मन फोर्सेज के साथ हमारी फोर्स का कोई आदमी जाता है तो उस पर दर्द होता है, और ये हर कार्यकर्ता का दर्द था, कोई गलत नहीं था। अब कई बात उसको छोड़िए, आपका और शैलजा का पुराना एक लाइन, एक आंकड़ा, एक चीज़ थी, और उसको लेकर के आप नए ढंग से, नए ग्राउंड बना करके, नए हिसाब से चलिए। तो मैंने वो बताया था, वो बीच में आपने रुकवा दिया मेरा, कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगर चुनाव जीतता है, याद करो महाभारत को, बोलते क्यों? महाभारत ने कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था? अरे खड़ा हो, युद्ध कर, अगर तू जीत गया तो राज भोगेगा, हार गया तो स्वर्ग भोगेगा। क्या है इसमें? चुनाव जीतता है, अगर हारता है क्या खो दिया, क्या खोता है? कितना मनोबल बनता है। आप कह रहे थे ना कांग्रेस को लीडरशिप खड़ी करनी चाहिए, ऐसे लीडरशिप खड़ी होती है, क्या बिगड़ता है? ऐसे थोड़ा ही लीडर बनता है कोई, कि 20 MLA अपने उनके वो जय बोल के जय हो दीपेंद्र की, ऐसे लीडर नहीं बनेगा। लीडर यहाँ बनेगा, बनाना हो तो। ये भी एक ऑप्शन दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, लड़ो। सर मास्टर जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और ये नसीहत सीधी सीधी मास्टर हरी सिंह की भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको है कि सिस्टम को देख लें, नए फार्मूले के साथ में आदमपुर में आए, नहीं तो फिर वही असर हो सकता है। आगे भी कंटिन्यू रखेंगे इस वीडियो को, आप शेयर करें, कमेंट करें खुल के, और आप देखते रहें एक मिनट पोस्ट।